स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको देख करके बच्चों के मन में सामान्यतः एक ही भावना देखती है और वह है कि एक ऐसा विषय जिसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। कई बच्चे इसे अच्छे से तैयार करते हैं और बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा घबराते हैं। अर्थशास्त्र की तैयारी कैसे करें, अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम क्या है और अर्थशास्त्र किस प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए एक इनएविटेबल, एक ऐसा विषय है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। इसके पिछले सालों के ट्रेंड के साथ अगर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र के विषय की पूरी तैयारी करना आपके लिए महज एक तैयारी का पार्ट नहीं है, यह आपकी पूरी तैयारी में सफलता का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। वास्तव में अर्थशास्त्र जो विषय है उस विषय के साथ एक बड़ा भ्रम यह है कि इसमें कठिनाई बहुत होती है, लेकिन सच जो इससे उलट है वह यह है कि इसमें केवल शब्दावलियां हैं जो कठिन हैं, जो कई बार समझने में कठिन लगती हैं, लेकिन वे सारी शब्दावलियां आपके आम जीवन से बिल्कुल सीधी जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको बस समझना होता है, आपको बस केवल और केवल अपने दिमाग में उन चीज़ों को प्रोसेस करना होता है और क्वेश्चन आपके लिए समझिए कि बाएं हाथ का खेल हो जाता है। साथियों, इकोनॉमिक्स को लेकर के जितने भी भ्रम हैं उन सब पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी क्यों ज़रूरी है, इसे क्यों आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ेंगे तो आपको बाकी सब में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अर्थशास्त्र का एक गोल्डन नियम मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि अर्थशास्त्र की तैयारी करते समय कई सारे बच्चों को ये लगता है कि इस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण एज आपको मिलता है कि अगर आपने अर्थशास्त्र अच्छे से तैयार कर लिया तो फिर आप उन लोगों के कंपटीशन से अपर हैंड में हो जाएंगे जो लोग पहले से ही इसके लेकर सरेंडर कर चुके हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट भी है, समझने में बहुत मनोरंजक भी है और आपके जीवन से जुड़ता हुआ सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस आखिर है क्या। तो देखिए, अगर हम बात करें तो 3 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है, जहां पर प्री होता है, जहां पर आपका मेंस होता है और जहां आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो आपको 17 से लेकर 20 क्वेश्चन लगभग यूपीएससी के प्रीलिम्स में अर्थशास्त्र से सीधे मिलेंगे। और अगर आप इन प्रश्नों के नेचर को देखेंगे तो इनमें से अगर मैं ये कहूं तो 60 और 40 का रेशियो होता है, जहां पर 60% आपको करंट अफेयर्स की चीजें पता होनी चाहिए और 40% बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर केवल मूलभूत अवधारणाएं पता हैं और करंट अफेयर्स पता हैं तो ये 17 से 20 क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं है। और ये पूरे सिलेबस का 40% केवल आपको अवधारणाओं में पढ़ना है, बाकी सब कुछ करंट अफेयर्स में आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप अवधारणाएं समझ गए तो करंट जो आप तैयार कर रहे हैं उस करंट में भी आपको सुविधा हो जाएगी, आपको वो इकोनॉमी का पोर्शन भी अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और आप अपने आंसर्स लगा पाएंगे। इसी प्रकार अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो जो जीएस पेपर 3 है, इस जीएस पेपर 3 में 100 मार्क्स का आपका इकोनॉमी का सेगमेंट आता है। ये प्रॉपर सीधा इंडियन इकोनॉमी का सेगमेंट आता है, लेकिन केवल यहीं पर इसकी भूमिका नहीं है। अगर आप देखें, आप पेपर 1 देखें, पेपर 1 में आप जब सोसाइटी का पोर्शन करते हैं तो सोसाइटी के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ होनी आवश्यक है, नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार पेपर 2 देखें, पेपर 2 में जब आप गवर्नेंस, पॉलिटी में बजट का सेगमेंट आता है, गवर्नेंस में इकोनॉमिक गवर्नेंस का सेगमेंट आता है, यह भी पेपर 2 में लिंक करता है इकोनॉमी के पेपर से। आप निबंध की बात करें, कोई भी निबंध आप बिना इकोनॉमिक्स के एंगल लिए हुए, बिना आर्थिक पक्ष पर चर्चा किए हुए पूरा नहीं कर सकते। तो वहां पर भी आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत
होती है और अगर आपके पास बेहतर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप अपने एसे को बहुत बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है इंटरव्यू का पोर्शन। आप सोचिए, आज वर्तमान में अगर आपका इंटरव्यू होता तो कौन से वो एरियाज हैं जिन पर आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं? क्या आपसे इस बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि रुपया गिर क्यों रहा है, डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है? क्या आपसे जो ईरान की और यूएस की वॉर हो रही है उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, क्योंकि उसी को हम झेल रहे हैं, हम वहाँ पर गोला बारूद लेकर तो नहीं जा रहे, ना हमारे वहाँ पर युद्ध से कोई सीधा मतलब हो रहा है, लेकिन हमारे ऊपर आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल आपके यहाँ महंगा हो रहा है, राशन आपके यहाँ महंगा हो रहा है। तो कौन सी ऐसी घटना है जिसके आर्थिक आयामों पर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता? तो आप अगर चाहें या ना चाहें, आप इस सब्जेक्ट से दूर नहीं रह सकते। और इस सब्जेक्ट से जब आप दूर नहीं रह सकते तो आप इस सब्जेक्ट को अगर एक बार बेसिक तौर पर पढ़ लेंगे, सबसे छोटा करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स में से यह सब्जेक्ट भी है। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, आप ज्योग्राफी उठा लीजिए, आप पॉलिटी उठा लीजिए, आप देखेंगे बाकी सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में इसका सिलेबस भी कम है। तो अब यह मुद्दा आपकी समझ में आ रहा होगा कि हमें इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें समझनी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इकोनॉमी को पढ़ना कैसे है, तो इस पर थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कैसे तैयारी करें। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक बेसिक बुक आपके पास इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए। अगर आप अर्थशास्त्र की एक बेसिक बुक नहीं रखते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो बेसिक बुक के लिए सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की जो बुक्स है 9th to 12th, उन बुक्स को एक रीडिंग लगा लें और बेसिक तौर पर उन्हें समझ लें। उसमें जो टर्मिनोलॉजीज प्रयोग हो रही है उन टर्मिनोलॉजीज को बस नोट डाउन कर लें। इसके बाद जो भी एक बुक आपके पास हो, जैसे हम अब अगर बात करें तो हमारी जो SIQ की बुक है वो बेस्ट बुक है, इस बुक को ले लेंगे तो इसके बाद आपको कोई बुक नहीं लेनी है। या फिर आप कोई और बुक भी लेना चाहते हैं तो कोई और एक बुक ले लें, बस एक कंप्लीट UPSC स्टैंडर्ड की बुक ले लें बस। उसके बाद आप डेली न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक सेगमेंट है उस पर ध्यान दें। और अगर आप ये अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो किसी भी मंथली मैगजीन में जो इकोनॉमिक्स वाले न्यूज़ हैं उनको कवर कर लें। इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, इसके साथ साथ आपको आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का जो पोर्शन है उसे ढंग से करना होगा, क्योंकि ऑथेंटिक डेटा भी यहाँ पर मिलता है, गवर्नमेंट के प्लान्स और पॉलिसीज भी यहाँ पर मिलते हैं। तो जो भी अपडेट हो रहा है वो सब यहाँ से आपका हो जाएगा, मैगजीन से, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, जो कि मैंने आपको बताया करीब 60% एरिया कवर कर लेगा इकोनॉमी के क्वेश्चंस का। और ये वाला पोर्शन 40%, ये जो आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो यह आपका 40% का एरिया कवर कर लेगा आपके इकोनॉमिक्स के सेगमेंट का। तो इस तरह से अगर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। और अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हम सिलेबस डिस्कशन करें उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं, अगर उनका लक्ष्य 2027 है, 2028 है या 2029 है तो वो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नए बैचेस हैं ना, वे सारे के सारे नए बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं। अब इस स्मार्ट मॉडल में क्या होगा बेटा, आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, बहुत बेहतरीन ढंग से प्लान्ड क्लासेस सारी की सारी मिलेंगी। मेंटोरशिप मिलेगी, एक मेंटोर दिया जाएगा जो पूरी तैयारी के दौरान आपके साथ रहेगा, आपसे बात करेगा, आपकी समस्याओं को हल करेगा। असेसमेंट दिया जाएगा, हम अपने पोर्टल पर ही आपके हर एक टेस्ट को अपडेट रखेंगे, आपकी कमियां, आपके स्ट्रेंथ, सब कुछ आपको बताया जाएगा जिससे आप उन्हें इम्प्रूव कर सकें। रिवीजन और टेस्ट कराए जाएंगे। ये सारे बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 27 जुलाई से। उसके पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको एडमिशन लेने पर इसमें 7,999 रुपए की नॉमिनल फीस से बैचेस हमारे शुरू किए जा रहे हैं। तो देर मत कीजिएगा, नए बैचेस के साथ जुड़िए जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी तैयारी कराई जा सके। तो अब दोस्तों बात करते हैं, और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, ये पीके लाइव कोड है, इस कोड को आप लगाओगे ना तो आपको ये डिस्काउंट सारे मिलेंगे भी। अगर आपको दिक्कत होती है इन कोड्स को लगाने में, कोर्सेज को खरीदने में, तो फिर मैं आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल भी बता दे रहा हूँ। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, यहाँ पर आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो है वो ये है कि सिलेबस क्या है, और इस सिलेबस को अगर आप समझिए तो अगर हम प्री के सिलेबस की बात करें तो प्री का सिलेबस यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के लिए केवल एक लाइन का दिया गया है। सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक विकास है,
सामाजिक और आर्थिक विकास है, जिसमें आपको सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी यानी कि सेंसस वाली जो चीज़ें होती हैं, और उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में सरकार की गई पहल। सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल का मतलब जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इन सब चीज़ों पर आपसे बात की जाती है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं समावेशी विकास, तो समावेशी विकास में क्या आ जाएगा? आपका एक बैंकिंग का सेक्शन आपने सुना होगा। जब आप बैंकिंग की बात करते हैं, तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो बैंकिंग के साथ साथ मौद्रिक नीति का बहुत अच्छा न्यूज़ आ जाएगा। अगर आप करंट पेपर्स को, पिछले पेपर्स को लगातार उठा कर देखेंगे तो आरबीआई की भूमिका, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मनी सप्लाई, सीआरआर, एसएलआर, ये जो बेसिक शब्दावलियां हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको पूछता हुआ दिखाई देगा। वित्तीय समावेशन में जनधन योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उसके लाभ, इस तरह के टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएंगे, और यही वो है जो प्रश्न में आपको दिखाई देते हैं। तो बस इतना सा ही आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। जब मेंस के सिलेबस पर आते हैं तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन कवर होता है। अब मेंस के पेपर में अगर हम बात करें तो मेंस में जो सबसे पहली चीज है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, प्लानिंग, रिसोर्सेज, इनको लेकर के है। तो एक इंट्रो है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसके बाद योजना है, संसाधन आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें और भी चीजें ऐड होंगी, जैसे रोजगार, विकास, समावेशी विकास। इसी के साथ साथ आपका मुद्दा समावेशी विकास का जो है वह भी सम्मिलित हो जाएगा। समावेशी विकास का मुद्दा सम्मिलित हो जाएगा। इसके बाद कृषि एक बड़ा पोर्शन है जो आपके मेंस में आता है। तो कृषि को अगर आप देखें तो कृषि की पूरी संरचना को आपको ढंग से पढ़ना होगा, जैसे कि क्या फसलों का पैटर्न होता है, इसके साथ साथ कौन कौन से इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि खाद को लेकर के, जैसे यूरिया, नीम लेपित यूरिया, इस तरीके से जो होता है। उसके साथ साथ जैसे खाद हो गया, है ना, बीज हो गया, सिंचाई हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, आप जितनी भी चीजें उनको बहुत ढंग से पढ़ना होगा मेंस के लिए। अब इसके साथ साथ खेती में जो अगला बड़ा मुद्दा होता है वो होता है सब्सिडी का, है ना। तो सब्सिडी को लेकर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि सब्सिडी अच्छी है, जो कौन सी सब्सिडीज होती हैं, किस तरीके से सब्सिडी, प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है, एमएसपी की जो घोषणा होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा होती है, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो खाद्य प्रसंस्करण एक नया और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आगे बढ़ करके आ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण एक बड़ा मुद्दा है जो उभर कर सामने आ रहा है। फूड प्रोसेसिंग, जिसमें जैसे पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, इन सब चीज़ों के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं क्या हैं, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। एक और मुद्दा है जो कि पूछा जाता है कृषि से संबंधित, और वह है भूमि सुधार का। ठीक है, वह है भूमि सुधार का। इसके बाद एक और बड़ा टॉपिक आता है और वह टॉपिक है बुनियादी ढांचे का। बुनियादी ढांचा, जैसे कि रेल, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हवाई अड्डे, सड़कें, बंदरगाह, ऊर्जा संसाधन, ये सब आ जाएंगे। और इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है वह है निवेश मॉडल। आप कमेंट करिएगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स आप देखेंगे। तो जब हमने आपको एक तरीके से रफली आइडिया दिया कि इस तरीके के टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, तो अब आप सोचिए कि हमको जब इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है तो हम किन किन चीज़ों को और कैसे कैसे करेंगे, यानी कि पूरे अर्थशास्त्र को तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले आपको बेस मजबूत करना होगा, और बेस मजबूत करने के लिए इकोनॉमी के एनसीईआरटीज पढ़नी होगी।
ठीक है, जो मैंने आपको बताया क्लास 9 टू क्लास 12 तक पढ़नी होंगी। जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और उसके शब्दावलियों के थ्रू अर्थशास्त्र को समझ जाएंगे, उसके बाद अब आपको अपनी प्रॉपर तैयारी शुरू करनी है। आपको एक बुक अपने पास रखनी है, जैसा भी जो भी आपको अच्छी लगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखने हैं, प्लस आपको पूरा सिलेबस रखना है। इतनी चीजें आपको अपने साथ रखनी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको मेंस का सिलेबस उठाना है और मेंस के सिलेबस में सारे टॉपिक्स वर्ड बाय वर्ड, एक टॉपिक उठाया, जैसे हमने मान लीजिए बेरोजगारी उठाया, तो अब बेरोजगारी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहां से समझ चुके हैं। अपनी बुक से बेरोजगारी पढ़िए, उससे नोट्स लिखिए, फिर पीवाईक्यू में देखिए कि किस तरीके के प्रश्न पिछले 5-7 साल में आए हुए हैं, और उन पीवाईक्यू को लगाने के बाद अपने नोट्स में देखिए कि आपने उन सब चीज़ों को सम्मिलित अच्छे से किया या नहीं किया। तो उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पर आ जाइए, जैसे बैंकिंग पर आ गए तो बैंकिंग को पढ़िए, फिर बैंकिंग का बेस आपने यहाँ से पढ़ा है, बुक से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और उसके बाद पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। जब आप इतना प्रोसेस पूरा करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। अब समस्या ये आती है कि कई बार हम टॉपिक्स स्किप करते हैं, कुछ टॉपिक समझ नहीं आते हैं और कई बार समस्याएं सामने आती हैं, और उसका सॉल्यूशन मैंने जो आपको बताया था वह सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सॉल्यूशन है भी ये, कि आप क्या करिए, आप सिंपली हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच में आपको सिंपली हर एक सब्जेक्ट को एनसीईआरटी से पहले पढ़ाया जाएगा, पहले एनसीईआरटी तो कवर कराई जाएगी, फिर आपको मेन बुक्स को लेकर के जितना सिलेबस एडवांस लेवल पर है वो समझाया पढ़ाया, टेस्ट लिया जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप अगर इन सब समस्याओं का एक साथ समाधान चाहते हैं तो आप यह ऑप्शन भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यह नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और इस प्रोसेस को फॉलो करने के दौरान भी अगर आपको कभी भी कोई समस्या आती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अर्थशास्त्र को लेकर के कभी भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कांटेक्ट करके टेलीग्राम पर हो या इंस्टाग्राम पर हो मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर प्रश्न डाल सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि हमारे साथ भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, और खुद से करने में अगर आपकी तैयारी में कोई समस्या आ रही है तब भी हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। तो ये था पूरा सिलेबस, ये था पूरा पैटर्न, ये था पूरा कैसे तैयारी करनी है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा याद रखिएगा। इस सब्जेक्ट को छोड़ना एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं होगा, इसलिए शांत होकर के ढंग से इसको पढ़िए। यह सब्जेक्ट बहुत कम समय में पूरा का पूरा कवरेज देगा, प्लस आपको केवल और केवल करंट से अपडेट करना होगा। इसलिए कई बार अगर आप ये सोचते हैं, जैसे कई बच्चों का यह प्रश्न भी आता है कि सर हम करंट तो तैयारी कर ले रहे हैं, बेसिक वाला छोड़ देते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा कर लेते हैं। समस्या यह है कि यूपीएससी जब प्रश्न पूछेगा तो उनकी 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन के प्रश्न में एक लाइन तो आपको बेसिक की मिलेगी। तो करंट का अगर आपने बेसिक छोड़ भी दिया और करंट तैयार भी कर लिया तो भी आपके लिए इकोनॉमिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए। अगर आपका लक्ष्य अभी 2027 है, 28 है, 29 है या उसके बाद का है तो आप उसके हिसाब से पूरा प्लान तैयार कीजिए, क्योंकि अगर 27 है तो समय कम है, 29 है तो समय ज़्यादा है, तो हम उस हिसाब से अपनी रणनीतियों को बदलते हैं और उसी हिसाब से अपनी रणनीति के हिसाब से अपने सिलेबस को शुरू कीजिए। जहां पर भी आपके मन में कोई डाउट हो इस सब्जेक्ट को लेकर के या इसकी तैयारी को लेकर के, तो आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, मैं जवाब उसमें भी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.